सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक, जो आप लोग क्लास में भी स्टडी कर ही चुके हैं, लेकिन बहुत सारा बच्चों को क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है किस तरह कन्वर्जन किया जाए या किस तरह मेमोराइज किया जाए किसी भी रिएक्शन को। डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होता है और जब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि हर एक चैप्टर में सेम रिएक्शन होता है, कहीं के कंबाइंड होता है, किसी का कन्वर्जन किसी में हो सकता है। तो उसी को आज हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग कोशिश करेंगे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का टोटल रिएक्शन को समझने का कोशिश करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी कुछ स्टडी करेंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आरएक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आरएक्स एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, और इसको जो हम लोग डिस्कस करते हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर है। तो उसके बाद हम लोग जो आरएक्स पढ़ेंगे अभी, तो उसमें क्या करेंगे, टोटल कन्वर्जन को देखेंगे। जरूरी नहीं आरएक्स से आप डिफरेंट बना सकते हैं, एसिड भी बना सकते हैं, एल्कोहल भी बना सकते हैं, अमाइड भी बना सकते हैं, एमीन भी बना सकते हैं। आप किस तरह उसको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, चलिए उसको देखते हैं। तो हम लोग फर्स्ट हेडिंग देते हैं आरएक्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएक्स। तो यहां पर हम लोग डिस्कस किसके बारे में करेंगे, आरएक्स के बारे में। तो आरएक्स क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, आरएक्स को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। यहां पर हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, एल्काइल हैलाइड के बारे में। तो यहां हम लोग देखना का कोशिश करेंगे कि एक्चुअली रिएक्शन किस तरह का शो करता है। तो जब भी आरएक्स आपके दिमाग में आ जाए, जब भी क्वेश्चन में आपको आरएक्स आ जाए, तो समझ जाइएगा इसका जो मेन रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब तो एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहां दे देंगे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका जो मेन रिएक्शन होता है, इसके द्वारा जो मेन रिएक्शन शो किया जाता है उसको देखते हैं। तो इसका जो मेन रिएक्शन होगा, मेन रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम क्या होगा उसको देखते हैं। तो इसका जो मेन रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक कंफर्म हम हो गए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या वो कहेंगे, किसको कहेंगे। तो एक न्यूक्लियोफाइल, ऑटोमेटिक है कि हम लोग जब आरएक्स को देखते हैं, आरएक्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पोलराइज रहता है। क्यों? क्योंकि ईएन में डिफरेंस होता है। तो ऑटोमेटिक क्या करता है, एक्स इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का कोशिश करता है। तो एक पर चार्ज आता है नेगेटिव और एक पर चार्ज आता है पॉजिटिव। अब बात आया, नाम में ही छिपा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसको देखने का कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे किसको। तो मान लेते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के इस पर मान लीजिए OH माइनस है, एक न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस लीजिए, और OH माइनस क्या करेगा, X माइनस को रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर एक नया बनेगा प्रोडक्ट जिसको बोलिएगा ROH, प्लस X माइनस बाहर हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहां लग जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात आया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के देखने का कोशिश करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि दो प्रकार कौन कौन हो सकता है। तो दो प्रकार हम लोग जब देखेंगे तो यहां पर इसका जो दो प्रकार आएगा, इसका 2 टाइप्स आएगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइप्स। तो टाइप्स जब देखेंगे तो इसका 2 टाइप्स आएगा, एक को बोलेंगे SN1 और एक को बोलेंगे SN2। तो यहां पर एक आ जाएगा SN2 और एक आ जाएगा आपका SN1। तो दोनों का नाम डिफरेंट डिफरेंट है, SN1 का नाम डिफरेंट होगा और SN2 का नाम डिफरेंट होगा। तो चलिए पहले नाम को जानने का कोशिश करते हैं कि SN2 को क्या कहेंगे और SN1 को क्या कहेंगे। तो SN2 को बोलते हैं बायमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका नाम होता है बायमोलिक्यूलर। तो इसका नाम हो गया बायमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो इसका नाम हो गया आपको कौन सा रिएक्शन, बायमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से आपको पकड़ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरा न्यूक्लियोफाइल को एडजस्ट करेंगे, जैसे यहां हो चुका है घटना कि X माइनस रिप्लेस हो चुका है OH माइनस के द्वारा। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब डिफरेंट वे में सोचेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं SN2 और एक को बोलते हैं SN1। तो SN2 को क्या बोलेंगे, बायमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और डिफरेंट जो आपका SN1 है उसको बोलेंगे यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम होगा यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम हो गया यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक SN1 है और एक SN2 है। अब इसके बारे में स्टडी करना है कि SN1 किसको कहेंगे, फिर SN2 किसको कहेंगे, फिर चलेंगे इसका रिएक्शन पे और कन्वर्जन पे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है और उस पर डिफरेंट क्वेश्चन को करेंगे, कन्वर्जन को देखेंगे। जब डिफरेंट क्वेश्चन करिएगा आप इजीली एनालाइज कर पाइएगा कि किससे क्या बना सकते हैं, किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट कन्वर्जन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करते हैं कि SN1 और SN2 जो हम लोग लिख चुके हैं, एक को यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन बोलिएगा, एक को बायमोलिक्यूलर रिएक्शन बोलिएगा, और दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करने का कोशिश करते हैं SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है। तो SN1 और SN2 कहां से आया, तो सब्स्टिट्यूशन से आया। किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली हो किसका रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली किसका देख रहे हैं, एल्काइल हैलाइड का देख रहे हैं। और एल्काइल हैलाइड में क्या हो रहा था घटना कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया। उस रिएक्शन को हमने बोला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और डिफरेंट इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक जो होगा यूनिमोलिकुलर टाइप का होगा और दूसरा जो होगा बायमोलिकुलर टाइप का होगा। तो चलिए अब उस पर डिस्कस करते हैं कि SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं SN2। एक पार्ट होगा SN2 और एक पार्ट आपका हो जाएगा SN1। ठीक है, एक पार्ट SN2 और एक पार्ट आपका क्या हो गया, SN1 हो गया। तो चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं कि SN2 जो था बायमोलिक्यूलर रिएक्शन था। अब डिपेंड करता है कि इसका नेचर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो डिपेंड करता है। SN2 डिपेंड ऑन हिंड्रेंस। किस पे डिपेंड करता, हिंड्रेंस पर, रुकावट पे। मतलब ये रुकावट पे निर्भर करेगा कि आप जब अटैक करने जा रहे हैं, ऑटोमेटिक है कि कोई भी रिएक्शन होता है बिना अटैकिंग ग्रुप का नहीं होता है। जो अटैक करने जा रहा है वो डिपेंड करता है, अगर यहां रुकावट ज्यादा है तो रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगा, अगर यहां पर रुकावट कम है तो अटैकिंग ग्रुप को कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रोडक्ट बनाने में आसानी से आपका प्रोडक्ट बनेगा और इजीली SN2 रिएक्शन को आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट होता है कि SN2 ऑटोमेटिक है, किस पे डिपेंड करता है, हिंड्रेंस पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है। जब भी होगा सिंगल स्टेप रिएक्शन है, डिफरेंट स्टेप में नहीं होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और सिंगल रिएक्शन जो होता है ना, सिंगल स्टेप, उसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। हमेशा याद रखना है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है और इसमें जब भी फॉर्म हो जाएगा, कौन सा स्टेट फॉर्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां से इंपॉर्टेंट हो गया कि जब भी आपको SN2 रिएक्शन होगा, कौन सा स्टेट फॉर्म होगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। तो यहां से कंफर्म हो गए इसमें हमेशा कौन सा स्टेट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। अब बोलिएगा सर ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, मेकिंग और ब्रेकिंग। मतलब जिस बॉन्ड को आप तोड़ने गए हैं और जो अटैक करने गया है, दोनों साथ साथ चले, एक साथ से जुड़े, एक साथ से हटे, दैट इज कॉल्ड मेकिंग। और ब्रेकिंग सिस्टम इसका साथ साथ चलता है, दैट स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो चलिए ट्रांजिशन स्टेट को समझने का कोशिश करते हैं। अभी हम लोग एल्कोहल को लिए थे, एल्कोहल ने अटैक किया, तो देखिएगा यहां क्या होता है। हम लोग जब भी चर्चा करेंगे, मान लीजिए यहां RX था और याद रखना है यहां अटैक किसने किया, OH माइनस ने किया।
और OH माइनस जब भी अटैक करेगा पीछे से अटैक करेगा। तो जब भी पीछे से अटैक करेगा तो यहां पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि OH जो है आपका पीछे से अटैक कर रहा है, और यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे अटैकिंग पावर बढ़ेगा आपका यहां से ब्रेक होने का शुरू हो गया। तो यहां पर देखिएगा पूरा का पूरा तो ब्रेकिंग नहीं हो चुका है, मतलब एक साइड से मैकिंग चल रहा है, एक साइड से ब्रेकिंग चल रहा है। मैकिंग और ब्रेकिंग सिस्टम अगर साथ साथ हो रहा है तो उस समय जो फॉर्मेशन होता है, जो भी स्टेट होगा, इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। यहां वाला जो स्टेट आपका है ट्रांजिशन स्टेट है। इस स्टेट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानेंगे। लेकिन याद रखना है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है स्टेबल नहीं होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टेबल होगा नहीं, और जो चीज स्टेबल नहीं हो, स्टेबल होने का कोशिश करेगा, अगेन टूट के आपको क्या दे देगा, यहां पर याद रखना है ROH, ओपोजिट साइड जुड़ेगा, और यहां पर आपका क्या होगा, X माइनस बन गया। अब ध्यान से क्या देखिएगा, जब हम लोग X को हटा रहे थे तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, X देखिएगा इस साइड था, लेकिन जो OH जुड़ा है फ्रंट से बैक से अटैक हो रहा है, तो बैक से जो अटैक किया है तो आपका जो फिगर बना है ऑपोजिट बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पूछता है कि SN2 रिएक्शन जब होता है, जब प्रोडक्ट आपका बना, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है तो हम लोग यहां एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट पे अटैक किया है, तो प्रोडक्ट पे जब अटैक किया तो पीछे से अटैक किया, तो पीछे से जुड़ा है। तो आप जब पहला चीज देख रहे हैं कि RX और ROH में देख रहे ऑपोजिट है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। इसको किस नाम से हम लोग जानेंगे, इन्वर्जन। तो ऑटोमेटिक यहां क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, उलट गया है फिगर, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो SN2 में इन्वर्जन हो जाता है, जो भी फिगर होगा ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को ट्रांजिशन स्टेट बना, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है, मतलब जो कन्फ्यूरेशन आपका दिख रहा था इन्वर्ट हो गया है, उलट चुका है, इसीलिए बोलते हैं इसको इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूरेशन, ठीक है। तो इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूरेशन हो गया। अब डिपेंड करता, देखिएगा अब इसमें हमको देखना है इसका रिएक्टिविटी, क्योंकि SN2 रिएक्शन अपना पाथ से चलेगा, SN1 अपने पाथ से चलेगा, अपने अकॉर्डिंग चलेगा। तो SN2 का कहना है कि हम क्राउड पे निर्भर करेंगे, ठीक है। तो क्राउड पे अगर निर्भर करेगा तो इसका रिएक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां से हम लोग चलते हैं इसका रिएक्टिविटी पर। तो जब इसका रिएक्टिविटी आप देखिएगा, आसानी से समझने का कोशिश करते हैं, तो इसमें पीछे से अटैक किया है, और जब पीछे से कोई आदमी अटैक कर देगा, रिएक्टिविटी जब भी हमको देखते हैं तो क्राउड पे निर्भर करेगा। अगर क्राउड ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको OH माइनस को अटैक करने में दिक्कत होगा, तो रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगा, मतलब प्रोसेस आपका स्लो हो जाएगा। जो रिएक्शन कभी फास्ट चल रहा था ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा। इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा 0 डिग्री का होगा, क्योंकि इसमें सबसे कम क्राउड है। इसके बाद 1 डिग्री होगा, इसके बाद 2 डिग्री होगा, इसके बाद 3 डिग्री होगा। और इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस वाला स्टेबिलिटी इसमें बहुत कम हो जाता है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है, तो ऑटोमेटिक रेजोनेंस वाला पार्ट तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो याद रखना है कि सबसे मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसका दिखाएगा, 0 डिग्री, इसके बाद किसका दिखाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इसके बाद रेजोनेंस का पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक आइडिया हो गया SN2 रिएक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट एक और पूछ सकता है, इसका ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर इसको N से डिनोट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। तो इसका कितना ऑर्डर हो जाएगा, 2। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, SN1 के बारे में सोचते हैं क्या हो सकता है। तो SN1 हमेशा डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, क्राउड पे डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी, हमेशा किस पे डिपेंड करेगा। तो याद रखना है कि जब भी डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। यहां जब भी डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंट थोड़ा सा बहुत नजर आ रहा है। इसमें जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हमेशा देख पा रहे हैं कि इसमें जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, क्राउड का चर्चा करते हैं, हिंड्रेंस का चर्चा करते हैं, मतलब रुकावट का चर्चा करते हैं। इसमें रुकावट का चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसमें जो हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं कि आप कितना स्टेबल है, कितना जो भी चीज होगा, कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी इसका फास्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात आया कि दूसरा चलते हैं, कार्बोकेटायन हो गया। अब बात आया अगर कार्बोकेटायन है,
कहीं भी अगर कार्बोकेटायन आपका बन रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कार्बोकेटायन है तो सी पर प्लस चार्ज आएगा, और सी पर यदि प्लस चार्ज आ गया तो स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, सबसे मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेंस वाला होगा। जो रेजोनेंस करेगा सबसे मैक्सिमम स्टेबल होगा, इसके बाद 3 डिग्री होगा, इसके बाद 2 डिग्री होगा, इसके बाद 1 डिग्री होगा और इसके बाद 0 डिग्री होगा। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आपको SN1 का चर्चा करें कि किसका रिएक्टिविटी सबसे मैक्सिमम होगा तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस का। अब इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस करेगा कैसे, तो रेजोनेंस का भी हम स्ट्रक्चर बता देते हैं। 3 डिग्री 2 डिग्री तो पहचान लीजिएगा कि नंबर ऑफ कार्बन कितना हो सकता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात आया कि रेजोनेंस होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए। बिना रेजोनेंस का तो रेजोनेंस समझना जरूरी है। 3 डिग्री में दिक्कत नहीं होगा, 3 कार्बन जुड़े, 2 कार्बन जुड़े, 1 कार्बन जुड़े, एक भी कार्बन से अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको 0 डिग्री बोल सकते। लेकिन रेजोनेंस का क्या कंडीशन होता है, रेजोनेंस का हमेशा याद रखना है, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड विथ किसी के साथ हो सकता है, यहां पर दूसरा पाई बॉन्ड भी आ सकता है, माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है, इसके बाद डॉट आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है और लॉन पेयर आ सकता है। क्या आ सकता है, लॉन पेयर। और जो होना चाहिए सभी जिसके साथ आ रहा है कोई एक ही होगा, या तो पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड हो, या तो पाई बॉन्ड के साथ नेगेटिव हो, या तो पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव हो, या तो पाई बॉन्ड के साथ डॉट हो, या तो पाई बॉन्ड के साथ लॉन पेयर हो। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन पेयर हो। अब बात आए जो रहेगा अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए, मतलब एक छोड़ के होना चाहिए। तो इसका मतलब है जब भी होना चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पर। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, इसका जो पोजीशन होना चाहिए अल्टरनेट होना चाहिए, एक छोड़ के होना चाहिए, लगातार नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तो कार्बोकेटायन का चर्चा कर रहे हैं, तो कार्बोकेटायन को ही देख लेते हैं कि रेजोनेंस कब करेगा। तो रेजोनेंस करने के लिए इसका जब एग्जांपल आप लेने का कोशिश करिएगा, तो जैसे रेजोनेंस हो गया तो हम लोग कार्बोकेटायन बोले तो कार्बोकेटायन पर ही सोचिए। यहां मान लीजिए CH3 आ गया, यहां CH डबल बॉन्ड CL, और यहां जब देखिएगा तो यहां CH2 प्लस आ गया। अल्टरनेट पोजीशन है, डबल बॉन्ड है, सिग्मा है तब प्लस है। तो इस तरह का कन्वर्जन हो सकता है कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस इसमें आसानी से हो जाएगा। रेजोनेंस कैसे होगा, जब इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे इधर तो रेजोनेंस शो करेगा। तो अब बात आया बेंजीन भी रेजोनेंस शो कर सकता है। तो अगर बेंजीन लीजिएगा तो बेंजीन भी रेजोनेंस शो करेगा। हम लोग जानते हैं बेंजीन में भी अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, और बाहर में अगर आपका आ जाए CH2 प्लस, यहां भी रेजोनेंस शो करेगा। तो रेजोनेंस चेक करने का सबसे इजी तरीका होता है, लेकिन जब दोनों में आप स्टेबिलिटी देखिएगा ज्यादा स्टेबल नीचे वाला होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है मोर स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल होगा तो ऑटोमेटिक रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम लोग एनालाइज कर लिए कार्बोकेटायन बनेगा, जो भी बनेगा, अब कितना स्टेप में होगा, तो 2 स्टेप रिएक्शन है। तो हमेशा इसका जब भी स्टेप होगा 2 स्टेप रिएक्शन है। इसका कितना स्टेप रिएक्शन चलता है, 2 स्टेप रिएक्शन चलेगा। फर्स्ट स्टेप में टूटता है, देखिएगा यहां से आर्म X है तो सबसे पहला स्टेप जो फर्स्ट स्टेप होगा टूट जाएगा। यहां से टूट गया, R प्लस और X माइनस अलग हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट। अब जब फर्स्ट स्टेप हो गया तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अब अटैक करने का कोशिश करता है OH माइनस। तो होता क्या है कि OH माइनस इसका फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, और इसमें क्या कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है। तो यहां देखिएगा 2 स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होगा। अगर बैक से अटैक किया तो पीछे होगा, अगर फ्रंट से अटैक किया है तो सामने अटैक करेगा। तो ऑटोमेटिक देखिएगा 2 फिगर। इस फिगर में खास बात क्या होता है कि 50-50 चांस होता है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कायरल हो जाए, डिपेंड करता है जो आप लिए हुए हैं इसका नेचर कैसा होना चाहिए। कायरल, एक कायरल सेंटर होना चाहिए। इसमें कौन सा सेंटर होना चाहिए, कायरल। कायरल का मतलब हो जाता है चारों का चारों 4 वैलेंसी डिफरेंट होना चाहिए। इसमें हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंट वैलेंसी होना चाहिए।
तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका जो वैलेंसी होना चाहिए, जितना भी वैलेंसी होगा, 4 ही वैलेंसी होगा, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो जब भी इसका वैलेंसी होना चाहिए हमेशा और हमेशा आपका डिफरेंट वैलेंसी होना चाहिए, सेम वैलेंसी नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, दोनों 50-50 बनेगा। और जब 50% डी बन जाए, 50% डी और 50% एल बन जाए, ऐसा भी घटना हो जाए, कायरल होने पर ही ऐसा घटना होगा, जब 50% डी बने 50% एल बन जाए, तो हमेशा और हमेशा रेशमिक मिक्सचर बनाता है। इस मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे रेशमिक मिक्सचर। तो यहां जो मिक्सचर बना है, कौन सा मिक्सचर बना है, रेशमिक मिक्सचर का निर्माण हुआ है, रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन। और यहां जो बना है इन्वर्जन बना। तो बड़ा इजीली ढंग से आप समझ पाए होंगे कि आरएक्स जो शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब शो करेगा उसका 2 पार्ट होगा, एक SN1 होगा, एक SN2 होगा। SN1 वाला पार्ट में कार्बोकेटाइन बनता है तो हम लोग कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखेंगे, और स्टेबिलिटी हमेशा रेजोनेंस पे डिपेंड करेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री पे डिपेंड करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका रिएक्शन पे चलते हैं, और रिएक्शन के साथ हम लोग कन्वर्जन को देखते हैं, कितने प्रकार से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे क्या बना सकते हैं, आरएक्स को किसमें बदल सकते हैं, फिर उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट रिएक्शन को हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो यहां के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखने का कोशिश करते हैं कि आरएक्स क्या क्या शो कर सकता है, किस टाइप का बिहेवियर शो करेगा अदर रिएजेंट के साथ। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का। तो अभी हम लोग देख रहे हैं SN1 और SN2 के बारे में। तो यहां के बाद अब आगे चलते हैं। तो जब भी हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं तो आराम से आप कोशिश करिएगा समझने का, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बेसिक आइडिया होना चाहिए किसी भी रिएक्शन के बारे में कि क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, और हर एक रिएजेंट, जो भी रिएजेंट आपका मिलेगा तो हमेशा याद रखना है कि हर एक रिएजेंट का अपना अलग ही प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि हर एक रिएजेंट का अपना अलग काम होता है और हर एक रिएजेंट के नेचर पे ही प्रोडक्ट डिपेंड करता है, और हमेशा प्रोडक्ट जो बनता है रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर रिएजेंट का ठीक ढंग से नॉलेज होगा और आप आसानी से किसी को कन्वर्ट कर पाइएगा तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनिक को खास करके चैप्टर बाय चैप्टर अगर स्टडी करिएगा तो समस्या क्या आता है कि आप एक साइड याद करिएगा, दूसरे साइड भूल जाइएगा, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि किसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है और किसको हम आसानी से कर पाएंगे, किसको नहीं कर पाएंगे, आपको क्वेश्चन में पकड़ नहीं बन पाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आरएक्स चैप्टर को पढ़ते हुए टोटल जितना भी रिएक्शन हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन सारा डिस्कस करेंगे और उसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आरएक्स का रिएक्शन लेते हैं, जिस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने का। तो चलिए मानते हैं, यहां से लेते हैं कि हम लोग पहला रिएक्शन लेते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। तो यहां पर कोई रिएक्शन लेते हैं, उसको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी आपको मिल जाए आरएक्स, ठीक है, जब भी मिल जाए आपको आरएक्स और इसके साथ रिएजेंट हो, कुछ ना कुछ तो रिएजेंट दीजिएगा, बिना रिएजेंट का तो कोई प्रोडक्ट बनता नहीं। तो अगर आपके साथ रिएजेंट कभी आ जाए KOH या आ जाए NaOH या आ जाए वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो KOH लिखा हुआ मिल जाए, या तो NaOH लिखा हुआ मिल जाए, या तो वाटर लिखा हुआ मिल जाए, सारे के सारे रिएजेंट है और सारा रिएजेंट का केवल और केवल नेचर है, यहां भी OH देगा, यहां से भी OH मिलेगा और यहां से भी वाटर भी OH देगा, तो ऑटोमेटिक है OH X को रिप्लेस करेगा। जब OH X को रिप्लेस करेगा तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये तो फिक्स हो गया कि एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया यहां फॉर्मेशन किसका हो गया? एल्कोहल का। ठीक है, अब एल्कोहल बन गया, एल्कोहल बन के आपका रेडी है। तो यहां से हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि यहां पर हम लोगों ने क्या बनाया? एल्कोहल बनाया। अब देखिएगा ध्यान से, इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? अब आरएक्स से हम लोग एल्कोहल बना चुके हैं।
अब एल्कोहल के बारे में सोचते हैं कि एल्कोहल कितना तरह का रिएक्शन शो कर सकता है, जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है उसको देखते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एल्कोहल के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन शो किया जाता है। तो सबसे पहला पार्ट आता है, यहां से हम लोग चलते हैं और एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एसिड से। किससे? एसिड से। इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे एसिड से, और एसिड का फॉर्मूला जानते हैं RC डबल बॉन्ड O और यहां पर H, और कहीं कहीं आपको इस तरह भी मिल जाए लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, RCOOH। दोनों एसिड ही है। एसिड का रिएक्शन एल्कोहल से कराया जा रहा है। तब ध्यान देना है, इस रिएक्शन का नाम होता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस्टर ही बनेगा, इसलिए जब भी अल्कोहल का रिएक्शन आप एसिड के साथ कराइएगा एस्टर का फॉर्मेशन होता है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एस्टेरिफिकेशन। अब बोलिएगा सर एस्टेरिफिकेशन कैसे होता है? डिफरेंट डिफरेंट वे में सोचते हैं। हम लोग जानते हैं कि एल्कोहल हमेशा H देता है। सबसे इंपॉर्टेंट, एल्कोहल हमेशा H देता है, और यहां से H बाहर निकलेगा और यहां से OH बाहर निकलेगा, वाटर रिलीज होगा, दोनों कंबाइंड होगा। ठीक है, दोनों कंबाइंड होगा। तो वहां से H बाहर करिए, यहां से OH बाहर करिए, और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा पता चल जाएगा। तो यहां से देखिएगा प्रोडक्ट क्या बन सकता है। तो यहां से हम लोग CO लिख दिए क्योंकि एसिड का OH को गायब किए, और यहां से H गायब किए तो O आके इसके साथ जुड़ेगा। तो यहां पर हो गया O और R, इसको बोलते हैं एस्टर। तो यहां जो फॉर्म हुआ है, एस्टर फॉर्म हुआ है, इस रिएक्शन का नाम होगा एस्टेरिफिकेशन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। इसीलिए इस रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे? एस्टेरिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आया कि एसिड बना लिया, एसिड से रिएक्शन किया एल्कोहल, एस्टर बनाया। क्या हम लोग एस्टर को फिर से एसिड बना सकते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम लोग एल्कोहल और एसिड मिला के एस्टर बनाए हैं तो क्या एस्टर को एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो चलिए फिर देखते हैं, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, कौन सा हाइड्रोलाइसिस कर दें? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इसका कौन सा हाइड्रोलाइसिस कर दें? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर से ही रिएक्शन करा दें। लेकिन मीडियम एसिडिक लिए हैं तो आपको कभी कभी H+ या वाटर लिखा हुआ मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है आपको H3O+ मिल जाए। कोई टेंशन नहीं लेना है, हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है। जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो होता क्या है, हम लोग जानते हैं वाटर H+ देगा और OH- देगा, और इस बॉन्ड को फिर से ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा, और प्लस पे OH चला जाएगा। देखिएगा यहां से फिर आपका बन गया RCOH प्लस, यहां फिर आ जाएगा ROH। ऑटोमेटिक है कि हम लोग इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। एल्कोहल और एसिड का रिएक्शन अगर कराएंगे एस्टर बनेगा, और एस्टर का यदि हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? फिर से एसिड और एल्कोहल आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम आसानी से इसको समझ पा रहे हैं क्या क्या घटना हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि हम इससे क्या कर सकते हैं, और भी इसके बारे में सोचने का कोशिश करते हैं कि एसिड से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। अब एसिड के बारे में सोचते हैं, और एसिड के बारे में जब सोचेंगे तो उसको कंबाइंड फॉर्म में पूरा का पूरा देखते हैं कि उसका क्या क्या घटना हो सकता है, नहीं होगा, देखेंगे उसको। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिएक्शन होता है कि दूसरा इससे क्या बना सकते हैं। तो इसका रिएक्शन अगर हम लोग अमोनिया से कर दें तो अमाइड बना देगा। इंपॉर्टेंट है, अगर इसका रिएक्शन अमोनिया से करा दीजिएगा तो क्या बना देगा? अमाइड बना देगा। तो चलिए अमाइड बना के देखते हैं। अगर इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दे? अमोनिया के साथ। तो हम लोग जानते हैं यहां OH है,
और यहां से H जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिलीज होगा यहां पर आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH2। इसको किस नाम से जानते हैं? अमाइड के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? अमाइड। यहां आपका बन गया अमाइड। अब बात आया कि अमाइड से फिर क्या बना सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, एल्कोहल और एसिड का रिएक्शन करने पर एस्टर बना। एस्टर का अगेन आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या बना? एसिड बना। और एसिड का अगर अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिएगा, NH3 से रिएक्शन करा दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा? यहां से आपको बन जाएगा अमाइड। कैसे बना? यहां से क्या होता है, यहां से H+ निकल जाता है, याद रखिएगा, यहां से H+ बाहर निकला, यहां से आपका वाटर बाहर आ जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा और H+ गया तो ऑटोमेटिक इस पर क्या आ जाएगा? प्लस, और यहां पर आ जाएगा, यहां से सॉरी यहां पर प्लस बाहर आया है और यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, तो ऑटोमेटिक जब H+ बाहर निकालिएगा तो यहां माइनस आएगा और इस माइनस जाके इस पर अटैक करेगा और अमाइड बना देगा। ठीक है, यहां से अमाइड का फॉर्मेशन। अब बात आया अमाइड से हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए अमाइड के बारे में भी सोचते हैं कि अमाइड से हम लोग क्या क्या घटना कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, अमाइड से क्या कर सकते हैं देखते हैं उसको। तो अब बात आया अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, RCONH2 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमाइड का या तो रिडक्शन करा दीजिए, तो इसका दो रिएक्शन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप इसका रिडक्शन करा दीजिएगा, इसका क्या करा दीजिए? रिडक्शन। और रिडक्शन हम लोग जानते हैं कि इसमें लिथियम एल्युमिनियम कुछ ना कुछ तो रिड्यूसिंग एजेंट डालना होगा, जो हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। बिना रिडक्शन जब भी प्रोसेस होगा उसमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, और जब रिड्यूसिंग एजेंट डालिएगा तभी कुछ ना कुछ आपका प्रोडक्ट बन सकता है, इसके अलावा नहीं बनेगा। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने का कि RCONH2 है, उसमें हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं? LiLH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करा रहे हैं, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमको यहां से क्या होता है, जब भी रिडक्शन करते हैं तो यहां से क्या होता है? O गायब हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? O गायब हो जाता है, O गायब हो जाएगा। O जब गायब होगा तो उसके जगह पे H आ जाएगा। O गायब होगा और उसके जगह पे क्या आ जाएगा? H को लगाते हैं। H को क्या करते हैं? लगाते हैं। O को गायब करना है और H को लगाना है। तो चलते हैं, O को गायब करिए, H को लगाइए, क्योंकि O को गायब किए दो बॉन्ड टूटा है। तो जैसे ही यहां पर हम लोग, तब आपको बनेगा CrCH2 और यहां पर बन गया NH2। इसको किस नाम से जानते हैं? एमीन के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा कन्वर्जन किस प्रकार हो रहा है। एमीन बना लिए, एसिड से अमाइड बनाए, अमाइड से एमीन आ चुका है। अब चलते हैं अगला, इसको एमीन और भी तरीका से बनाया जा सकता है, उसका भी नाम हम लोग देखेंगे। यदि हम लोग इसमें डाल दिए Br2 और NaOH, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है आपका। जैसे ही हम लोग अमाइड में LiLH4 डाले तो क्या घटना हुआ? O गायब हुआ और O गायब होने के साथ उस पर H जाके लगा। रिडक्शन प्रोसेस यही कहता है कि O गायब हो जाना चाहिए, और हम लोग रिडक्शन में H लगा दिए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन हुआ। अब हमने इसमें डाल दिया Br2 और NaOH डाला है, तो करता क्या है? CO को गायब कर देता है। याद रखना है, रिडक्शन जब करेंगे तो O गायब होगा, जब Br2 इसमें डालेंगे तो CO गायब होगा। चलिए CO को गायब करेंगे वहां से, तो यहां से क्या होता है? इसमें CO गायब हो जाता है। इसमें किसको गायब करना है? CO को गायब करना है। तो CO गायब हो गया। जब CO गायब हो गया, इसमें लगाना कुछ नहीं है। इसमें जब गायब करते थे इसमें H लगाते थे, लेकिन जब आप Br2 डाल के कुछ गायब करिएगा तो किसी भी चीज को लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो बीच से हटाइए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो चलिए यहां से CO को गायब करते हैं, तो CO यहां से गायब हुआ। CO जैसे ही गायब होगा, यहां पर क्या आ जाएगा? RNH2। CO कहां गया? कोई लेना देना नहीं है, CO को जाने दीजिए जहां गया है।
तो CO गायब हुआ, दोनों फिर से जुड़ा, तो यहां भी एमीन बनाया, यहां भी एमीन बनाया, लेकिन यहां का एमीन में कार्बन का संख्या जो था, कार्बन का जो नंबर था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। लेकिन जब हमने Br2 डाला तो Br2 में क्या घटना हुआ, कार्बन का संख्या में अंतर आ चुका है। तो यहां से एक क्वेश्चन हो सकता है कि Br2 डालने पर कार्बन का संख्या बढ़ता है, घटता है या समान रहता है? घटता है। कितना कार्बन घटता है? एक कार्बन। किसके कारण घटता है? क्योंकि हम लोग CO को क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो उसका नाम भी तो याद रखना पड़ेगा। इसका नाम होता है, हॉफमैन नाम का वैज्ञानिक किया था। सबसे इंपॉर्टेंट, हॉफमैन नाम का वैज्ञानिक किया था और ब्रोमीन के प्रेजेंस में करवाया था, तो इसका नाम भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो हॉफमैन, इसका नाम होगा हॉफमैन ब्रोमाइड। और इसमें हटाया गया है, डिग्रेडेशन किया गया है, क्योंकि CO गायब हुआ है, उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बड़ा मजेदार हो रहा है। हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, एल्कोहल बनाए थे, एल्कोहल से अमाइड बना लिए, फिर अमाइड से एमीन बना रहे हैं, एमीन दो प्रकार से बना रहे हैं, एक बार रिडक्शन करके, एक बार Br2 डाल के। जब Br2 मैंने डाला तो Br2 में क्या आया, Br2 हॉफमैन नाम का वैज्ञानिक करवाया था, तो उसका नाम हॉफमैन। ब्रोमीन के प्रेजेंस में कराया ब्रोमीन, CO को हटाया, डिग्रेडेशन। ठीक है, याद रहना चाहिए। अब चलते हैं आगे। यदि आपने इसका रिएक्शन और किसी से करवाया तो क्या होगा? तो चलिए, एमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब हो सकता है। तो यहां पर हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर गलती से 1 डिग्री एमीन हो, किसी भी कारणवश एग्जाम में आपको 1 डिग्री एमीन दिया, तो क्या करना है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। 1 डिग्री एमीन दिया, इसका दो घटना हो सकता है, दोनों समझते हैं। अगर आपने 1 डिग्री एमीन को, यदि आपने 1 डिग्री एमीन को, कुछ ना कुछ करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। 1 डिग्री एमीन को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म। इसमें डाल देना है CaCl3 प्लस KOH। इसमें दो चीज डालें, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। इसका क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जब डालिएगा तो एमीन जो था, प्राइमरी एमीन तो जानते हैं RNH2 होगा, तो यहां से H हटके इसमें C लग जाता है, यहां से बना लेगा RNC। तो होता क्या है, इसके कारण H को हटा के, H को हटाना, C को जोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा, किसको हटाना किसको जोड़ना है। जब आपने डाला, क्या डाला, क्लोरोफॉर्म डाला और उसके साथ KOH डाला, तो H को हटाना, C को जोड़ना। C इसके साथ आ रहा है, C को जोड़ दी, तो क्या बनाया, RNC बनाया। इसको बोलते हैं आइसोसानाइड। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसानाइड। तो यहां बना आइसोसानाइड। तो इसका नेमिंग रिएक्शन होता है कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन इसलिए है कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, इसमें आइसोसानाइड बनता है, तो यहां कार्बाइल भी इसको बोला जाता है। तो इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं कार्बाइल। इसको बोलेंगे कार्बाइल एमीन रिएक्शन बोलेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेस्ट देता है 1 डिग्री एमीन का, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोसानाइड टेस्ट। इसको कौन सा टेस्ट बोलेंगे, आइसोसानाइड टेस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने प्राइमरी एमीन में क्लोरोफॉर्म डाला तो करना क्या है, H को हटाना है, C को जोड़ना है। C को जब आपने जोड़िएगा, C को जैसे ही जोड़िएगा एक नया कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड का नाम होगा आइसोसानाइड। और इंपॉर्टेंट है, आइसोसानाइड जो बनेगा इसका रिएक्शन नेमिंग होता है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन होता है, और आइसोसानाइड टेस्ट भी होता है, क्योंकि 1 डिग्री का सबसे बेटर रिएजेंट होता है, टेस्ट देने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यदि इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा दिया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है,
यहां पर यदि हम लोग यहां पर डाल देते हैं NaNO2 प्लस HCl, और जब दोनों रिएक्शन करता है ना, इससे बन जाता है, यहां से बन जाता है HNO2, बड़ा इंपॉर्टेंट HNO2, देखिएगा ध्यान से, HNO2 बना है। HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। इसको किस नाम से जानते हैं? नाइट्रस एसिड के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां से फिर क्या बनेगा, देखिएगा, जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे फिर से। नाइट्रस एसिड डालने से इसका स्ट्रक्चर अगर याद रहेगा तो ध्यान से देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर HON डबल बॉन्ड O, यही होता नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला। तो इससे क्या फायदा होगा, जैसे ही आप इसमें डालिएगा तो ये तो इसी के साथ रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन कराने का तरीका हम बता रहे हैं। यहां पर क्या करिएगा, R, यहां पर N है और आपका यहां क्या है, H2 है। इसको आप आसानी से इस तरह लिख दीजिएगा, HON डबल बॉन्ड O कर दिए। इसको यहां से इसको दे दीजिएगा, इसको यहां से इसको दे दीजिएगा, N2 बाहर, H2O बाहर, यहां से आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल। देखिए हमने फिर से क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां चले गए हम लोग, एल्कोहल चले गए, एल्कोहल से एस्टर बना लिया, एस्टर से फिर एसिड बनाया, फिर एल्कोहल बनाया, एसिड का मैंने रिडक्शन किया। तो रिडक्शन किया दो तरीका से किया, एक में CO को गायब किया, H को जोड़ा, एक में CO को पूरा गायब कर दिया, हॉफमैन नाम का वैज्ञानिक किया, Br2 के प्रेजेंस में किया और हटाया, डिग्रेडेशन रिएक्शन। फिर मैंने उसका रिएक्शन किससे कराया, क्लोरोफॉर्म से कराया, क्लोरोफॉर्म से कराया, H को हटाना है, C को जोड़ना है, आइसोसानाइड बना। इस रिएक्शन का नाम हुआ आइसोसानाइड टेस्ट। ठीक है, फिर उसका रिएक्शन हमने नाइट्रस एसिड से कराया, फिर से क्या बन गया, एल्कोहल। ठीक है, बहुत ही मजेदार कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे न्यू रिएक्शन के साथ, एसिड का और भी रिएक्शन देखना है, डिफरेंट रिएक्शन को देखते हुए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।